आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ाम। जिस तरीके से हमारा प्रोग्राम है ख़ास मुलाकात, जिसमें हम एक ख़ास शख्सियत से जो है आपको रूबरू कराते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जद्दोजहद उनकी ज़िंदगी में रहे और किस तरीके से वो अपना सफ़र तय करके जो है आगे तक बढ़ते हैं। उसी कड़ी में मेरे साथ इस वक्त एक ख़ास शख्सियत मौजूद हैं, रेशमा यास्मीन अली, जो पिछले करीब 17-18 सालों से समाज की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं, सोशल वर्क कर रही हैं, लेकिन अभी तक वो पर्दे के पीछे रह कर के काम कर रही थी, लोगों के बीच में नहीं आई थी। तो हमारा मकसद यही रहता है कि जो पर्दे के पीछे रह कर के लोग समाज की बेहतरी के लिए काम करते हैं, हम उनको अपने ज़रिए आप तक पहुँचाएँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रेशमा जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल पे, एक शाम टीवी पे। शुक्रिया। जो आपकी ज़िंदगी है, ज़िंदगी का सफ़र कैसा रहा, क्या मुश्किलें रहीं और जो पहला कदम रहा आपका, थोड़ा सा ज़रा हमें बताइए आप। सबसे पहले मैं आपके नाजरीन को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल इस चैनल के ज़रिए मैं कहूँगी। और फिर मैं ये बताऊँगी आपको कि मैं बहुत खुशकिस्मत थी कि मैं एक ऐसे घराने में पैदा हुई जहाँ पे हर कोई, ख़ास करके मेरे वालिद लेट श्री मोहिउद्दीन जिलानी, जो एक सोशलिस्ट कमिटेड थे, अपने एक सच्चे कौम परस्त, कमिटेड टू हेल्प द सोसाइटी विदाउट बॉदरिंग अबाउट कास्ट एंड रिलीजन। वो इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ के लोगों के बारे में, लोगों की फलाह व बहबूद के बारे में बहुत उन्होंने खिदमत खल्क करी। और यही चीज़ को देखते हुए हमारा बचपन शुरू हुआ। माशरे की मदद करने के लिए समाजी तौर पर बहुत ज़्यादा बेदार और पुरअज़्म थे। मेरे लिए ये ख़याल बचपन से ही अ वे ऑफ लाइफ बन गया और इसी तरह मेरी शुरुआत हुई लोगों की मदद करने। स्कूल और कॉलेज और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ज़माने में भी जारी रहा, जहाँ मैंने लोगों के तमाम हलकों से बातचीत के लिए अपना इंडिपेंडेंट सफ़र शुरू किया। कई सालों तक उनके वेलफेयर के लिए उनकी नुमाइंदगी की। वहाँ पे मैं इलेक्शन में खड़ी हुई और लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और फिर उनकी मैंने नुमाइंदगी की और बहुत सारे काम हमने किए। और ये सिलसिला वहीं से शुरू हुआ जब हम अपने कॉलेज के जो गार्ड्स थे उनके बच्चों को पढ़ाना शुरू किया हमने। और जो और भी इस तरह के लोग जो हमारे लिए काम करते थे, मैं उनके लिए उस वक्त से ही काम करना मैंने शुरू कर दिया। और फिर वो जज्बा अब यहाँ तक पहुँच गया, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई लोगों की मदद करते हुए। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत छोटा सा मेरा ये इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन है। मुझे लगता है कि लोगों को और आगे बढ़ के आना चाहिए और हम यही टीम बनाने की कोशिश करते हैं कि लोग आएँ और वो जुड़े हमसे और मदद करें और ये सिलसिला जारी रहे। देखिए, ओखला जामिया नगर जैसा इलाका हो या उसके आसपास के और तमाम इलाके हों, काफ़ी मकबूलियत है रेशमा जो यास्मीन है उनकी ख़वातीन के बीच में, क्योंकि लगातार समाज के लिए काम कर रही हैं और ख़ासकर महिलाओं के लिए काम करती हैं। एक जो सवाल है रेशमा जी, मुस्लिम माशरे की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि एक पर्दे का जिक्र होता है कि किस तरीके से ख़वातीन घर में रहें या पर्दे में रहें। इन सारे मसलहत के बीच में आपको कभी इस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ा, जो ख़ासकर ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम औरतों को जो है बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है ये। और मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादातर लड़कियों को, औरतों को ये प्रॉब्लम पेश आती है, जो पर्दे का माहौल है। और जो लोग हैं हमारे, जो समाज की जिम्मेदारियां लेके घूम रहे हैं, मैं उनको समाज का ठेकेदार तो नहीं कहूँगी, उन्हें ये बहुत ऑब्जेक्शन रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि आज़ादी हमारे संविधान ने सबको दी है बराबर की, और पर्दा आपकी किसी भी चीज़ में परेशानी का सबब नहीं बनता है। आप अपना पर्दा करके भी आप सारी चीज़ें कर सकती हैं, आप आगे बढ़ के तालीम हासिल कर सकती हैं। और हम तो उस रिलीजन को फॉलो करते हैं जहाँ पे जो सबसे पहला लफ्ज़ है वो इक़रा है जी। मतलब आप सीखें, उसका मतलब होता है पढ़ें। इक़रा का मतलब होता है कि आप पढ़ें, लर्न करें। तो इक़रा जहाँ पहली आयत हमारी आई है, वहाँ अगर हम तालीम से पीछे हैं तो ये बड़े मतलब बहुत मेरे लिए तकलीफ़ की बात है। मैं ये नहीं कहूँगी
कि ये मेरे लिए शर्म की बात है, लेकिन ये तकलीफ़ की बात है कि जहाँ पे ये भी कहा गया कि आपको चीन जाना पड़े तो जाइए, लेकिन आप अपनी तालीम ज़रूर हासिल करें। और हम तालीम के अगर देखा जाए तो हम बहुत पीछे हैं, और ख़ास करके औरतें, क्योंकि जो हमारे कुछ ख़ास लोग हैं, मैं उनको किसी तरह से कैटेगराइज तो नहीं करूँगी, लेकिन उनका ये मानना है कि किसी तरह से भी आप पर्दे के बहाने और उनको इस्लाम के अंदर लाके आप एक फतवा जारी कर देते हैं कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें घरों से नहीं निकलना चाहिए, उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, ताकि वो एक ऐसी माशरे को तैयार करना चाहते हैं जो लोग उनकी बातों को सुने, वो अपनी लॉजिक ना लगा सके और वो ये कभी सोच ना पाए कि उनके लिए उनके क्या हकूक़ हैं। और मेरा ये मानना है कि अपने हकूक़ को पहचानना हमारी समाज की औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है, और उन औरतों के लिए जो माशरे में इकोनॉमिकली थोड़ी पीछे हैं, तो उन्हें हम अगर जागरूक करते हैं, उन्हें इस बात को बताते हैं कि आप बिल्कुल इस बात से घबराए नहीं कि हमारी कुरान ने ये कहा है कि आप आगे बढ़ के जंग की बागडोर संभाली है हमारी औरतों ने जी। और फिर आज के ज़माने में उन्हें पीछे धकेल दिया गया है, क्योंकि वहीं पे वो सारी चीज़ें एक्सप्लॉयटेशन का एक ज़रिया बन जाता है। जब आपको अपने हुकूक के बारे में, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपके पास एजुकेशन है, तो आप फिर लोगों की बातों में नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं, आपको पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली क्या है, किसी मौलवी साहब ने आपको बता दिया, किसी पंडित जी ने आपको बता दिया, आप उनकी बातों को फॉलो करते हैं ब्लाइंडली। और आजकल लोग देखिए कि कितने भक्त बना लेते हैं, और फिर हमारे मतलब जो ये मौलवी साहब लोग हैं, ये कह देते हैं कि ये गलत है, आप ऐसा मत करिए, आप ऐसे बाहर मत निकलिए, पर्दे में रहिए, और फिर आप वहीं से आपका एक्सप्लॉयटेशन शुरू होता है। किस तरीके के जो हैं इख्तलाफ भी शुरू हो जाते हैं और पाबंदियाँ भी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि इकरा पढ़ो, तालीम हासिल करो, तो यकीनन ही जब पढ़ेंगे और तालीम हासिल करेंगे तो उसमें जो पर्दे की अहमियत है वो क्या है और कहाँ पर जायज़ है, क्या इसमें जो है शरई पाबंदियाँ हैं या कहाँ जो है इसमें आज़ादी दी हुई है, या ये अपना ज़ाती मामला रहता है पर्दे का, ये तमाम तरीके की बातें। लेकिन वो तभी हम समझ पाएंगे या ख्वातीन समझ पाएंगे जब हम उसको पढ़ेंगे या उसके बारे में जानेंगे। अच्छा रेशमा जी, ये बताइए, ये तो एक अलग मामला रहा जी, जो ये आपने सोचा, ख्याल आया आपको कि समाज के लिए कुछ काम करें, क्यों ख्याल आया, क्या ऐसा जो वाक़या गुजरा आपके साथ में? जब मैं अलीगढ़ में थी तो हमारे स्कूल में जो सोशल साइंस में आपको ले जाते हैं, विज़िट कराते हैं, तो हमने कई बार झुग्गी झोपड़ियों में विज़िट किया जाके, वहाँ देखा तो जिस तरह से वो औरतें गुजर रही थी चीज़ों से, 2-2 3-3 बच्चे हैं, हस्बैंड शराब पी के आ जाते हैं, पिटाई करते हैं, फिर वो मतलब बच्चों की तादाद बढ़ती जाती है, हेल्थ इश्यूज़ हैं उनके बहुत सारे, उसकी कोई अहमियत नहीं। वो देख के वो बहुत जिसे कहते हैं कि उस चीज़ को देख के इतनी तकलीफ़ हुई कि मुझे लगा कि लोगों को जागरूक करना यही मेरी ज़िंदगी का मकसद होगा, कि मैं उन औरतों को, तमाम औरतों को, जितनी मेरी कोशिश है और जहाँ तक मैं पहुँच सकती हूँ, मैं ये तो आपसे नहीं कहती कि मैं हर किसी तक पहुँच जाऊँ, लेकिन कुछ चंद लोगों तक भी अगर मैं पहुँच गई तो मैं अपने आप को कामयाब मानूंगी। और अभी यही हमारी जंग जारी है ताकि लोगों तक हम ये पैगाम पहुँचाएँ, उन औरतों को कुछ बेसिक एजुकेशन दें, बेसिक चीज़ों की सलाहियत दें, कोई उन्हें रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे उन्हें एक्सप्लॉइट ना करे। बस मेरा ये मानना है कि इस तरह से ही हम उन्हें निकाल सकते हैं और मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं किसी तरह से। बहुत अच्छा ख्याल है आपका और जो आपने सोचा और इस पर आप काम कर रहे हैं। दूसरा सवाल यही है कि जो मौजूदा वक्त में हम देख रहे हैं, समाज के अंदर फ़िरका परस्ती और नफ़रतें जो है फैलाई जा रही हैं, और जो ये नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों या किसी भी धर्म के मानने वाले हों, इसको किस तरह देखती हैं आप? समाज पे क्या असर पड़ता है इसका? नहीं, अब आप ये देखें कि जो हमारा संतों और सूफियों का समाज, हम उसे कहाँ लेके आ गए। सिर्फ किसी ख़ास लोगों के मफाद के लिए, उनके अपने जो उनका पर्सनल इंटरेस्ट है इस मामले में, उसकी वजह से उन्होंने एक ऐसी नफ़रत पैदा कर दी। नहीं तो हमारे यहाँ तो ये कभी था ही नहीं। इंडिया से ब्यूटीफुल तो कोई कंट्री हो ही नहीं सकती मेरी नज़र में, जहाँ एक मोहब्बत का पैगाम था, जहाँ अजान भी होती थी और घंटियाँ भी बजती थी मंदिरों की, और बहुत खूबसूरत, और हमारी परवरिश भी ऐसे हुई कि हमें कभी अंदाज़ा ही नहीं हुआ
जब तक हम बड़े नहीं हो गए कि हम मुसलमान हैं या वो हिंदू हैं, क्योंकि हम तो अपने उन्हीं लोगों के बीच में पले, किसी को हमने मामा कहा और किसी को चाचा कहा, जो जिन लोगों के साथ मैं पली बढ़ी। तो मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि ऐसी सिचुएशन आ जाएगी एक दिन जहाँ इतनी नफरत बढ़ेगी। और ये मैं उन लोगों से, मतलब आप यकीन जाने कि मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आने वाली पीढ़ियों को नफरत के अंदर ना झोंकें, बर्बाद मत करें आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को, मोहब्बत के साथ रहने दें। और मोहब्बत तो एक इतनी खूबसूरत चीज़ है जो बड़ी बड़ी जंगें हम जीत जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम जिंदगी में कर लेते हैं अगर मोहब्बत है। और मुझे अपने फादर मेरे कहा करते थे, एक शेर ख़ास था जो मैं उस पर सुनाऊंगी आपको, कि काम जो उनका है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो मैं सबसे अपने हिंदुस्तानी भारतवासियों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मोहब्बत को फैलाइए, नफ़रत को नहीं। नफ़रत के लिए कोई जगह नहीं, और नफ़रत है नहीं बेसिकली। आप देखिए कि नफ़रत, अगर आपको देखना है, नफ़रत कहीं भी नहीं। मेरे सारे दोस्त हैं, मेरे आसपास हैं, मेरे पड़ोसी हैं, हमने तो कहीं नफ़रत नहीं देखी। लेकिन अगर जब आप न्यूज़ चैनल खोलते हैं और जब आप न्यूज़ देखते हैं या अखबार आप पढ़ते हैं, तो उसमें जो खबरें आती हैं वो बिल्कुल ही मैच नहीं करती जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि शायद वो सेट है, उन्हें बनाना है ऐसा, या शायद इसे मैं कुछ कहूँगी नहीं, मेरा कोई कमेंट नहीं है, ये वोट बैंक है या फिर क्या है, ये मेरी समझ से परे है। लेकिन उन तमाम लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि प्लीज़ ये बंद करिए। आप मोहब्बतों से भी जीत सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि नफ़रत में ही है। उनको अब ये लगने लगा है कि नफ़रत ही मंत्रा है आगे बढ़ने का। आप नफ़रत फैलाएं, आप आगजनी करें, आप यहाँ जला दें, वहाँ जला दें, इसको गलत कह दें, उसको गलत कह दें, फिर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको आगे बढ़ाती हैं। तो आप मतलब सियासत में कामयाबी हासिल करने के लिए नफ़रत का जो एजेंडा है, जो नफ़रत फैलाने का जो रास्ता है, उसके ज़रिए बहुत आसान हो जाती है सियासत में जगह बनानी, मौजूदा हालात के हिसाब से जो आज हम देख रहे हैं। क्योंकि अगर हम पीछे बीते कुछ सालों की या बीते कुछ ज़माने की अगर हम बात करें, ये चीज़ें एक, मतलब मैं अगर ख़ुद की बात करूँ तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ हमें ख़ुद को नहीं पता था कि भाई हिंदू और मुसलमान या ये सब क्या है। हम एक दूसरे के यहाँ पर जाते थे, खेलते थे, खाते थे, पीते थे। आज बच्चों को भी जो है ये जहर परोसा जा रहा है नफ़रत का, मज़हब का। ये सारा कुछ मैनेज लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ खास लोग हैं, कुछ खास कंपनीज हैं, जैसे वो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उसने रूल किया था, उसी तरह से शायद कोई फूट डालो शासन करो, फूट डालो और शासन करो, तो उसको मोहब्बत को ख़त्म कर दिया। और मोहब्बत हमारी बड़ी खूबसूरत चीज़ थी। आप देखिए कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को देख लीजिए, जो लोग आए जिन्होंने इतनी मोहब्बत बांटा, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मतलब हम अलग हैं तुम अलग हो। एक बसंत का प्रोग्राम होता है जिसमें बसंत पंचमी हम लोग मनाते हैं, हम अलीगढ़ में भी मनाया करते थे, तो हमने कभी ऐसा फील नहीं किया। वहाँ भी बहुत सारे बच्चे थे जो अलग अलग जगहों से आते थे हॉस्टल में। वहाँ का मेडिकल कॉलेज है, उसमें बहुत कम आपको मुस्लिम मिलेंगे, और मोस्टली वहाँ पे हमारे हिंदू भाई बहनें बच्चे हैं वहाँ पे जो पढ़ रहे हैं। लेकिन कभी ऐसा लगा ही नहीं हमें कि इससे पहले कि कुछ अलग है हम लोग। शायद हमारे खून का रंग भी एक है और हमारी शक्लें भी मिलती हैं एक दूसरे से, तो फिर अलग हम कहाँ हैं? क्यों हम अपनी सोचों में नफरत ला रहे हैं? पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क एक जो हमारा है वो भारत ही एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर तमाम मज़ाहब के, तमाम अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। गुलदस्ते की मानंद सब एक साथ हैं, लेकिन इस गुलदस्ते को जो है तोड़ने की कोशिशें भी लगातार की जाती रही नहीं, है। लेकिन आप यकीन जाने वाजिद, इस बात का मुझे पूरा मतलब यकीन है कि ऐसा कुछ होगा नहीं। बिल्कुल, आप देखिएगा कि फ्यूचर में हम फिर वैसे ही रहेंगे और लोगों को समझ में आ जाती है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ मैनेज करके करते हैं वो हकीकतन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो फिर वो चीज़ जो है वो ज़्यादा दिन नहीं देती। कहते हैं कि झूठ की उम्र नहीं होती, तो मेरा मानना है इस तरह की चीज़ों से का कोई मतलब इसकी कोई उम्र नहीं। लोग देख भी रहे हैं और अब समझ भी रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को चीज़ें वो सामने भी आ रही हैं, जो नफ़रत का ये बीज बोया जा रहा है, किस तरह वो जो है नुकसान पहुंचाएगा। आखिरी सवाल रेशमा आपसे यही है मेरा कि जो आप का मकसद है जिससे आप अपनी तंजीम भी चलाती हैं, क्या मकसद क्या है इसका, क्या करना क्या चाहती हैं आप? नहीं, देखिए मेरी जो STBF है ये ताहिरा बेगम बहुत ही नेक ख़वातीन थी और वो बहुत सारी औरतों के लिए
लड़कियों की शादियां कराया करती थी, उनके नाम से हमारी इस तंजीम का नाम है। और बहुत जज्बा था उनमें और बहुत काम करती थी। तो हमने सोचा कि अगर हम भी इसी तरह से चलें, और मेरा मकसद जो है बेसिकली इस सफ़र में जो चल रही हूँ मैं, इस सफ़र में यही है कि मैं लोगों को एजुकेट करूँ, ये थोड़ी नफ़रतें कम हो जाएं और औरतों को एम्पावर करने का सबसे बड़ा मकसद है। और उसमें उनकी एजुकेशन, उनके हेल्थ के इश्यूज़ और बच्चों की उनकी प्रॉब्लम्स। फिर हमने एक नया वो भी लाइक एक और ऐड किया है, एडेड हमारी वो है लीगल हेल्प हम करते हैं। किस तरह की? तो हम लीगल हेल्प करते हैं कि जैसे जो घरेलू हिंसा है, जो घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं हैं, उनके लिए हमने एक लीगल सेल बनाया है, जो एक नई चीज़ है हमारे अपनी STBF का। तो उसमें लीगल सेल में ये है कि अगर आप के पास हमारा नंबर है तो आपके साथ कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो ये घरेलू तशद्दुद और हिंसा की शिकार औरतें हैं, ये जब पुलिस स्टेशन जाती हैं वहाँ भी लोग सुनते नहीं। तो अगर उनके साथ कोई वकील होता है या कोई आपने उनको सपोर्ट किया होता है, तभी वो उनका केस भी लिखते हैं। अदरवाइज वो केस भी मतलब या तो सुनते नहीं हैं या लेते नहीं हैं, या बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और वाकई में हम लोग जो थोड़े से भी वेल टू डू हैं, जो कुछ कर सकते हैं, उनको ज़रूर ये बात कोशिश करनी चाहिए कि वो एक तबका जो है हमारा, वो बिल्कुल हम में से एक है। मैं उनको अपना ही मानती हूँ और वो अपने हैं। आप प्लीज़ उन्हें इग्नोर मत करिए और उनकी किसी भी तरह से हो सके वो मदद करें, ये पैगाम है। और मैं ट्रेन कर रही हूँ, काफ़ी सारे इंटर्न हैं हमारे पास जो अभी लॉ करके फ्रेशर्स आए हुए हैं, और सीनियर लॉयर्स भी हैं हमारे पास, जो एक हम ख्याल हैं, लाइक माइंडेड लोग हैं। मतलब एक अच्छी टीम है जी, एक अच्छी टीम है जो सामने आके वो हमारी, जैसे आप भी हैं, तो आप जैसे लोग भी हमारे साथ आते हैं, जुड़ते हैं, और किसी न किसी कॉज के लिए हमारे आप सबकी मदद है, और इसी तरह से मैं आगे बढ़ रही हूँ। देखिए, बिल्कुल हमारा भी मकसद यही कि जो माशरे के लिए, समाज के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, बेहतरी के काम कर रहे हैं, जिससे दूसरों को फ़ायदा हासिल हो, या उनकी जो परेशानी है, उनकी दुख तकलीफ़ है, अगर वो हमारे ज़रिए या आपके ज़रिए अगर वो कम होती है और हम उसको कहीं ना कहीं एक रास्ता देने में कामयाबी हासिल करते हैं, तो एक हमें भी, दिल को भी सुकून मिलता है। कोई और ख़ास पैगाम देना चाहेंगी? अभी हम जैसे देख रहे हैं, अभी हाल ही में अगर मैं आपको बताऊं रेशमा जी, अभी ओखला जामिया नगर के अंदर लगातार एक क्राइम भी बढ़ रहा है, एक नशे का जो कारोबार है ये बढ़ रहा है। ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ, आपसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ओखला जामिया नगर को अगर हम देखते हैं तो एक मुस्लिम अक्सरियत वाला इलाका है। उस इलाके में एक नशे का कारोबार इस कदर है कि लगातार वहाँ पर 3-4 जो मौतें हैं वो नशे की वजह से हो गई हैं। और अभी एक बच्चे ने नीट के एग्ज़ाम दिए थे, 17 साल का वो बच्चा था, उसने सुसाइड किया अभी 2 दिन पहले। तो इस तरह का जो माहौल है, इसमें आप लोगों को क्या एक राय, मशवरा या पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मैं एक बाय प्रोफेशन मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं काफ़ी लोगों की मदद वैसे भी करती हूँ, उनकी काउंसलिंग करके। बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो काउंसलिंग करते हैं। और मेरी लोगों से अपील है कि अगर आपके आसपास कोई परेशान इंसान है तो उसकी सुने आप। लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आपको तनकीद तो कर देते हैं लोग, लेकिन वो ये समझते नहीं है कि सामने वाले पे क्या गुजर रही है। तो आप तनकीद करने से पहले ये सोचें कि ये तो ड्रग एडिक्ट है, नशा कर रहा है, नहीं, उसके पीछे जाएं और देखें कि उसकी क्या वजह है। कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। सिर्फ फ़न के लिए एक बच्चा या कोई, अगर किसी ने गलत आदत डाल दी है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट, लेकिन फ़न के लिए नहीं होता है, उसके पीछे लंबी कहानी होती है। तो पहले उसकी कहानी आप सुने और उसकी मदद करें कि आखिर ऐसा क्यों है। और अपने आसपास भी जब आप देखें कि लोग परेशान हैं, कोई आपका दोस्त है जो वो खामोश है, जो थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है, तो आप ज़रूर उसके बारे में जानें कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। क्योंकि हमारे माशरे में जो हमारी प्रॉब्लम है जो आजकल, वो हम ये देखते हैं कि लोगों को स्ट्रेस होता है, फिर वो स्ट्रेस बढ़ जाता है, फिर वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तब होती हैं और उनके अंदर वो चीज़ें आपको नज़र आती हैं, लेकिन हमारे और आपके किसी के पास भी ये वक्त नहीं है कि हम ये देख सकें, हम ये देख सकें कि क्या गुजर रही है किसी।
और बहुत जल्दी लोग अपना जजमेंट भी दे देते हैं किसी के बारे में कि भाई ये आदमी ऐसे है तो ये गलत है। मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ आप अपना कोई भी स्टेटमेंट किसी के बारे में बनाने से पहले अपने दिल पे हाथ रख के देखिए कि कहीं वो बंदा परेशान तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके साथ कुछ ऐसे। और ये वजूहात इसलिए बढ़ रहे हैं जो आपने अभी सवाल किया था, क्योंकि कोरोना के बाद काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई, लोगों की नौकरियां चली गई, लोग बहुत परेशान हो गए और उस वक्त को कोप करने में अभी तक लोग उठ के खड़े नहीं हो पाए। अभी भी परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, बड़े परेशान हैं। हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि जब आपने 2 साल कोई काम नहीं किया, वो एक ऐसी आफत थी, आसमानी आफत जिसे मैं कहूँगी, वो एक आसमानी आफत थी। और मैं दुआ मेरी यही है कि कभी किसी और जनरेशन को, जी, किसी और जनरेशन को ना देखने को मिले। वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था, बहुत ही अजीब था। तो उससे साइकोलॉजिकली भी लोग उभर नहीं पाए। अभी भी लोगों में वो एक डिप्रेशन है, वो एक स्ट्रेस जो बनता चला जाता है। तो मैं तो यही कहती हूँ और मैं यही लोगों को आपके ज़रिए पहुँचाना चाहती हूँ कि जब भी किसी परेशान इंसान को आप देखें, आपका भाई है, आपकी बहन है, तो आप ये मत सोचिए कि पता नहीं ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। उसके बिहेवियर को नोटिस करिए और पूछिए, और अगर वो आपकी समझ में नहीं आता है तो हम जैसे लोगों के पास ज़रूर लेके आए, बिल्कुल मुफ्त आपकी परेशानी को सुनी जाएगी। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रही हूँ कि वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और मिल सकते हैं। कैसे कांटेक्ट करें आपको? कैसे कांटेक्ट करें? अभी हमने वाजिद एक हेल्पलाइन शुरू करने हम जा रहे हैं, तो उसमें हम ये कहेंगे कि जिनको भी इस तरह की प्रॉब्लम है वो अपनी बातें रख सकते हैं, क्योंकि हमने इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें बढ़ा ली हैं, तो वो बहुत कई बार मुश्किल हो जाती है कि आप क्या क्या चीज़ें करें, क्योंकि परेशानियां तो इतनी ज़्यादा हैं, तो हमें फोकस होना पड़ेगा। तो 2 चीज़ें हैं, एक लीगल हेल्प, उसे हमें जारी रखना है बिल्कुल टीम के साथ अपनी, और दूसरी ये प्रॉब्लम जो लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, जो लोग स्ट्रेस में हैं, जिन्हें समझ में नहीं आता है कि अब क्या करें, और ये स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है हमें सुसाइड की तरफ बढ़ाता है। हमको लगता है कि सबसे आसान चीज़ जो है वो हम अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लें, सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो मैं उन भाई बहनों से ये ज़रूर कहूँगी कि इससे कभी कुछ ख़त्म नहीं होता है। आप अपने पीछे अपनी फैमिली को जो छोड़ के जाते हैं, ऐसा तो पहले आप सोचे नहीं करने का, क्योंकि बहुत सारे हल हैं जब हम जिंदा हैं, और ये ज़िंदगी हमारी नहीं है, ये ज़िंदगी उस ऊपर वाले ने, अल्लाह और भगवान ने हमें दी है, जो बहुत खूबसूरत है, और कोई हक नहीं है कि हम उसे ख़त्म करने की कोशिश करें। और हम जैसे लोग बैठे हुए हैं बहुत सारे, मैं तो बस अपने आप को एक बहुत ही अदना सी मानती हूँ इंसान, जो बड़ी रिक्वेस्ट के बाद आप जो है हमसे बात करने के लिए तैयार हुए, ये तो हमारी भी खुशकिस्मती है, मेरी खुद की, और क्योंकि शायद आप पहली बार इंटरव्यू दे रही हैं। जी जी तो जी, मैं हमेशा मना करती थी और हमेशा मैं बचती रही हूँ कि मुझे लगता था कि काम करना चाहिए, उससे जो हमें एक खुशी मिलती है उसकी कोई कीमत नहीं है। तो ये तो हमारी भी खुशकिस्मती है, और हम कोशिश करेंगे कि लगातार आपके साथ बने रहें। और आपको हमारा ये इंटरव्यू और ये जो तमाम बातें और सवाल हमने किए आपको कैसी लगी हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप रेशमा से बात करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि कमेंट के ज़रिए हम आपसे मुलाकात भी करेंगे और आपको नंबर वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड भी कराएंगे। जैसे कि अभी बहुत जल्द आपको एक हेल्पलाइन नंबर भी हमारे ज़रिए मिलेगा आपको। अगर आपके साथ में इस तरीके की कोई परेशानी है या आप मिलना चाहते हैं तो उस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। हम इसी स्टोरी में भी उस नंबर को शेयर करेंगे आपके साथ, और अगली कड़ी में जब हम दोबारा मुलाकात करेंगे तो वो नंबर वगैरह और जो सारी डिटेल होगी वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। आप अपनी क्या राय रखते हैं हमारे इस इंटरव्यू के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।